हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनके ग्राफ्स कि उनके ग्राफ्स बनते कैसे हैं, राइट। उन ग्राफ्स को हम एक बार बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, फिर एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी देख रहे हैं। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही कि ग्राफ जो होता है एक फंक्शन का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। क्यों करता है? देखो बेसिकली होता क्या है, जो चीज़ हम यहाँ पे मार्कर से करते हैं ना, कि हम मार्कर पेन से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट, उन्हीं चीज़ों को ग्राफ्स की हेल्प से भी सॉल्व किया जाता है, राइट। जैसे 10th क्लास में लोग क्या करते थे हम, कि एक पॉलिनोमियल दे दिया उसने, एक इक्वेशन दे दिया हमें, और उसको ना ऐसे ऐसे कुछ मूव करवा दिया। हम चेक करते थे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, है ना, उतने ही इसके पास जीरोस भी होंगे। तो हमें कन्फर्म होता है कि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो गारंटेड 2 ही बार कट करेगा, है ना। कब? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अगर 0 है डिस्क्रिमिनेंट तो एक ही बार टच करके चला जाएगा वो, और लेस देन 0 है तो एक बार भी कट नहीं करेगा, बट मैक्सिमम 2 बार तो कर सकता है ना। तो बेसिकली ग्राफ्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथमेटिक्स में चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना किसी भी चीज़ की, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो या किसी और सब्जेक्ट में हो, वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है हमें उस चीज़ को समझने के लिए, है ना। तो इसलिए हम ग्राफ्स पढ़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जो 11th में 12th में फिर बाद में भी काम आएंगे हमेशा। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा है और वो काफ़ी समझ में भी आया है, बच्चों का रिस्पॉन्स भी ठीक रहा है उसमें। तो चलो कुछ और करते हैं। और आज के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे वो लास्ट फंक्शंस हैं। 3 फंक्शंस और पढ़ेंगे हम बेसिकली, उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले ना मैं एक नई टाइप बता देता हूँ कि फंक्शंस को ना ऐसे भी लिखा जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक फंक्शन है, उसका डोमेन आर है, कोड डोमेन भी आर है, तो उसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, और उसको डिफाइन कर देते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। या फिर हम लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, या एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, या एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, या माइनस 1, है ना। तो कई बार हम फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं। पर आज जो हम करेंगे ना क्वेश्चंस, वो हमारे सिलेबस में है, पर उनको ना ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। उनको ऐसे नहीं लिखा जाता, उनको ना ब्रेक करके लिखा जाता है। ब्रेक करके मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके डोमेन की बात करूँ, इन सबका डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में ना सारे नंबर आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, जीरो भी आ गया, है ना। बेसिकली देखो क्या करते हैं, जैसे सपोज करो मुझे ना 0 पुट करना है, तो मैं इसकी बात करता हूँ। मैंने इसमें 0 पुट कर दी, क्या आंसर आएगा? यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 0 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, तो क्या आंसर आएगा? 0। 1 पुट करना हो तो 1 पुट कर देंगे, 1 आएगा। 0.2 पुट करना हो तो 0.2 आएगा, है ना। लेटर से मुझे -5 पुट करना है तो -5 आएगा इस फंक्शन के हिसाब से। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो f ऑफ 0 0 देगा, f ऑफ 1 1 देगा, f ऑफ लेटर सपोज मैंने पुट किया 1.5 आएगा। तो बेसिकली हम करते क्या है कि इन चीज़ों को जब निकालना होता है हमें, हम बेसिकली यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्ट, राइट। क्या क्या हमने वैल्यू उठाई, उसमें पुट कर दिया। बट जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, उनमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंफर्म था भाई, इसका डोमेन तो रियल नंबर्स है। तो तुम पॉजिटिव नंबर पुट करो, 0 पुट करो, या नेगेटिव पुट करो, हाँ हमेशा यहीं से निकल के, है ना, या तो यही होगा या यही होगा। बट जो आज के फंक्शंस है ना, उनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट हम उनको ना अपनी सहूलियत के हिसाब से ना नाम दे देंगे हम, ताकि हम वो इजिली याद रहे, ठीक है। चलो, तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप करते हैं फंक्शंस की जो डिफाइंड होती है। इसमें करना क्या होता है, वो ना कुछ ऐसे कहता है, देखो एक फंक्शन है एफ एक्स, कैसे डिफाइंड है? कहता है जब भी x लेस देन 0 होगा, जब भी x लेस देन 0 होगा तब फंक्शन जो होगा ना वो लेट सपोज x हो गया। जब भी x क्या होगा? लेस देन 0, तो क्या लूंगा मैं उसको? सिर्फ x। और जैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, जैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, लेट सपोज दिस इज x प्लस 1, है ना। तो इसको हम ना कई बार अपनी भाषा में, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल देते हैं कि इसका नाम ब्रांच फंक्शन होता है। ब्रांच क्यों? क्योंकि इसकी ब्रांचेस निकली हुई है, नेगेटिव के लिए ये, पॉजिटिव और 0 के लिए ये। देखो वही कह रहा है वो। अच्छा देखो, इसको ना ऐसे ही लिखा जाता है, और यहाँ से अगर मुझे पता करना हो ना डोमेन क्या है, इसको देख के वो अलग से मेंशन नहीं करेगा इसमें, वो कभी ऐसे नहीं मेंशन करेगा इसको। इन टाइप के क्वेश्चंस में ना कभी नहीं लिखेगा कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ना कभी भी नहीं। वो ना सिर्फ इतना लिख देगा, हमें पता करना है डोमेन क्या है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, डोमेन पता कहाँ से चलेगा इसका? डोमेन पता करना सबसे आसान काम है, राइट। जो लिखे हुए ना, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो भी लिखा हुआ है, ये सब ना डोमेन है। मतलब ये जो इधर लिखा होगा ना हमेशा, वो डोमेन होगा हमेशा,
वो क्या होगा, डोमेन। तो डोमेन क्या है इसका, देखो यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए, यहाँ पे जीरो के इक्वल भी होगा, जीरो से बड़ा भी होगा, सारे नेगेटिव यहाँ आ गए, जीरो यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, सारे रियल नंबर आ गए, तो इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर समझाने के लिए मैं और करूँ तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ क्वेश्चन के साथ, जैसे इसकी बात करूँ मैं, अब मुझे इसका डोमेन निकालना है, इस फंक्शन का, ये फंक्शन दे देगा वो ऐसे, कहेगा डोमेन बताओ। बहुत सिंपल सा है, डोमेन क्या होगा इसका, देखो सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, जीरो नहीं आया इसमें, देख लो कहीं पे भी इक्वलिटी नहीं है जीरो पे, है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। मतलब इसका जब मैं डोमेन लिखूंगा उसमें से क्या निकालना पड़ेगा मुझे, जीरो। ठीक है, तो कई बार वो ऐसे भी डिफाइन करके देता है फंक्शन को, क्या करता है वो, उसको कुछ पार्ट के लिए अलग से डिफाइन कर देगा, कुछ पार्ट के लिए अलग से डिफाइन कर देगा। तो अब देखो, जैसे सपोज करो मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, मैं लेट सपोज मैंने पुट किया 1, ठीक है, यहाँ x है तो मैंने यहाँ 1 पुट किया, वो यहाँ नहीं जाएगा पहले ना, वो यहाँ जाएगा, यहाँ कंडीशन चेक होगी। 1 को तुम देखो, 1 क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा कहाँ होता है, यहाँ तो नहीं होता है, जीरो से बड़ा कहाँ होता है, यहाँ होता है ना। तो मतलब अब जो फंक्शन होगा ना वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ क्या करना है, तुम कोई भी अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2 यहाँ जाएगा, वो यहाँ नहीं जाएगा, पहले यहाँ जाने के बाद में वो यहाँ चेक होगा पहले। ठीक है, कैसे चेक होगा वो, भाई चेक करो 2 क्या है, 2 जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है, इन दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा एक टाइम पे। तो 2 यहाँ आ गया, 2 तो जीरो से बड़ा है, तो मतलब फंक्शन कुछ ऐसे एक्ट होगा, देख लो। तो फिर f(1) की अगर मैं बात कर रहा था तो 1 यहाँ जाएगा, तो 1 क्या है, जीरो से बड़ा है, तो फंक्शन कैसा होगा, x+1। तो 1 के लिए, इसके लिए जो फंक्शन होगा वो होगा x+1। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही -1 ले लेता तो -1 यहाँ जाएगा, अब वो यहाँ चेक होगा सबसे पहले -1 कि -1 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। -1 जीरो से बड़ा नहीं होता, -1 जीरो से छोटा होता है ना, तो इस बार -1 जो है वो यहाँ जाएगा। मतलब अगर -1 की बात करूँ तो फंक्शन कौन से वाला लगेगा, जो इसके अकॉर्डिंग है वो ये है, तो उसके लिए फंक्शन ये लगेगा। ठीक है, चलो फिर अगर f(1) हो गया, कौन सा फंक्शन लग रहा है इसके लिए, ये वाला जो पॉजिटिव है, पुट कर दो। x की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, f(2) निकालूंगा वो यहाँ जाएगा, 2 + 1 3 होगा। f(-1) निकालूंगा मैं, -1 कहाँ जाएगा, इस वाले पार्ट में, देखो ये हमने माना था, तो जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, -1, तो क्या आएगा, -1। ठीक है, तो फंक्शन को ना ऐसे डिफाइन किया जाता है इन चीज़ों में कि वो ना अलग अलग बोल देगा कि भाई इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। ठीक है, और जैसे देखिए मैंने डोमेन देख लिया यहाँ से, इसमें कहीं पे जीरो नहीं आ रहा था, तो डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और हो अगर ये यहाँ पे ऐसे आ जाता तो इसका क्या होता डोमेन, अब तो सारे नंबर आ गए, है ना, तो इससे डोमेन क्या होगा, सारे सारे रियल नंबर्स। ये जो इक्वलिटी है ना, जरूरी नहीं है यहाँ आएगी, ये यहाँ भी आ सकती है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है वो कहाँ आएगी, तो वो यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। तो डोमेन कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, और रेंज कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, है ना, देख लो। तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लेट अस सपोज एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने, -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने एक नया फंक्शन ले लिया, ये नया एग्जांपल है। ठीक है, ये जा चुका है, कहीं फिर को तुम्हारा मन में आएगा सर ने तो बोला था एक टाइम पे 2 फंक्शन को सेम नाम नहीं देना, ये जा चुका, अब इसकी बात हो रही है अब। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं। देखो डोमेन चेक करना है, तो डोमेन एक मिनट के लिए ना, 1 सेकंड के लिए इनफैक्ट वीडियो को पॉज करो, सोचो इसका डोमेन क्या होगा, पता कर लिया। चलो डोमेन कहाँ से पता चलता है, यहाँ से, है ना, देख लो डोमेन कहाँ से पता चलता है, जो ये इधर लिखा होता है राइट साइड में, तो डोमेन कहाँ से पता चलेगा इसका, यहाँ से। क्या पता लगेगा, डोमेन। तो सारे नेगेटिव नंबर्स, लेस देन का साइन है, इक्वलिटी भी है, नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया सारा सारा, और यहाँ से पॉजिटिव आ गया, तो इसका डोमेन क्या बनने वाला है, सारे रियल नंबर्स। तो डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब देखो ये क्वेश्चन को करना कैसे है हमें। ठीक है, देखो इसमें तो 2 चीज़ होगी, कहता है भाई अगर वो नेगेटिव नंबर है या जीरो के इक्वल है तो ऐसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव है तो ऐसा बिहेव करेगा। मतलब अगर मैंने पुट किया f(1) यहाँ गया, कहाँ चेक होता है सबसे पहले, इधर चेक होगा। f(1) कहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, 1 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ टेस्ट हो गया, ट्रू हो गया, तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा, x के जैसा। तो x की जगह पे क्या था, 1 था, तो x की जगह पे क्या आएगा, 1, तो f(1) क्या दे रहा है, 1। f(2) लिया है मैंने, f(2) 2 यहाँ पुट किया, 2 यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये तो फेल कर जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है, तो फंक्शन कैसे जैसा होगा, x के जैसा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, चलो 1-2 वैल्यूज और पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे f(-5) पुट किया मैंने,
एफ ऑफ -5 पुट किया मैंने, तो -5 यहाँ पुट किया, तो पहले यहाँ टेस्ट होगा ना वो कि इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा। अब इसके पास तो नहीं जा पाएगा -5, क्यों? क्योंकि -5 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो इसके पास तो नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा फिर? इसके पास जाएगा, है ना, क्योंकि -5 लेस देन 0 होता है। तो जैसे ही -5 यहाँ चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी है? -5। ये क्या कर रहा है? जो भी नंबर यहाँ पुट करूंगा ना मैं x की जगह पे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो x की वैल्यू कितनी है? -5। तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? फिर से माइनस से। तो मतलब क्या बनेगा? माइनस ऑफ -5 दैट इज +5। ठीक है, एक तो नंबर और ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने ले लिया -7। अब सोचो -7 कहाँ जाएगा? -7 यहाँ तो जाएगा नहीं, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पार्ट है, यहाँ जाएगा। तो करना क्या है मुझे? जो भी x की वैल्यू ली है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो -7 क्या है? x की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस से। तो क्या बनेगा? +7। ठीक है, बड़ा आसान सा है। अच्छा, 0 पुट किया मैंने इसमें, चलो 0 पुट कर दे। 0 यहाँ तो है ही नहीं, इक्वालिटी का साइन नहीं है यहाँ पे, ये तो 0 से बड़े हैं। यहाँ पे है इक्वालिटी, देखो इक्वालिटी यहाँ है, तो 0 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। माइनस इंटू 0 0, राइट है, बड़ा सिंपल सा। तो ना कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट हम अपनी सहूलियत के लिए इनको ना ब्रांच फंक्शन बोल देते हैं कि भाई ये ना ब्रांच फंक्शन है, इनकी ना ब्रांचेस निकली पड़ी हैं कि नेगेटिव के अलग, पॉजिटिव के अलग। और हाँ, ये भी कोई जरूरी नहीं है, मन में ये वहम मत पालना कि यहाँ पे ना 0 0 ही होना चाहिए, यहाँ पे ना 0 0 ही होना चाहिए, मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। लो मैंने 1 ले लिया, मेरी चॉइस है भाई। अब क्या होगा? नंबर 1 से छोटा होगा या इक्वल होगा तो ऐसा, 1 से बड़ा होगा तो ऐसा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 -5। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता है। वो कैसे कर देता है? कहता है भाई देखो, तुम ना फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे लेट सपोज मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3। क्या कह रहा है वो? कह रहा है जैसे मैंने x यहाँ पुट किया ना, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे कि अगर सिर्फ 0 से छोटा है, पर कितना छोटा है? -100 हो गया तब भी ट्रू होगा, -1 करोड़ हो गया तब भी, -100,000 बिलियन होगा तब भी ट्रू। बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी, कहता है x जो है वो 2 से छोटा होगा, इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, और 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। और यहाँ पे x जो है वो 2 के इक्वल या 2 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा। तो जो सबसे पहला काम तुम्हें करना है ना, मुझे एक बार वीडियो को पोस्ट करके ये बताओ इसका डोमेन क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी तक, बट अभी भी मैं इसका डोमेन बता सकता हूँ, इसका डोमेन क्या होगा। जैसे इनका पता गया, तो डोमेन कौन होगा? डोमेन ये होगा। डोमेन क्या हो रहा है? देखो 0 से चला मैं 2 पे ओपन, यहाँ 2 पे क्लोज्ड, है ना। देखो ये 2 पे ओपन है ना, हमने पढ़ा इंटरवल्स पहले। यहाँ कह रहा है 2 से छोटे छोटे तक, यहाँ पे 2 के इक्वल या 2 से बड़ा, उसके बाद कहाँ तक? 3 तक इक्वल। तो इसका डोमेन अगर मैं पता करना चाहूँ तो क्या होगा? 0 से 2 ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, यूनियन इकट्ठा करना है ना, डोमेन दोनों है ना, मतलब ये भी है और ये भी है, तो यूनियन करते हैं मर्ज करने के लिए। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा वो? 2 से कहाँ तक जाएगा? 3 तक। या तो तुम ऐसे लिख दो, वरना देखो 0 से लेके मैं इसको 3 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पूरे में एक चीज़ मिसिंग थी, क्या? 2, क्योंकि 2 पे ओपन था, वो 2 यहाँ से मिल गया, तो पूरा इकट्ठा नहीं हो गया अभी। तो डोमेन तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसका। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर दो। लेट अस सपोज x², यहाँ पे मैंने कर दिया x-1। अब जब भी मैं पॉइंट पुट करूंगा ना, वो पॉइंट डोमेन में होना चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फंक्शन वही वैल्यूज x की ले पाएगा जो डोमेन में होगा। अब मैं यहाँ पे 5 नहीं पुट कर सकता। क्यों नहीं पुट कर सकता? क्योंकि भाई 5 उसके डोमेन में ही नहीं है, डोमेन 0 से 3 तक है। तो मैं ये पुट कर दूंगा ना, ये -5 भी पुट कर दूंगा, तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि हमें पता है डोमेन का मतलब होता है वो वैल्यूज जो फंक्शन ले सकता है। इसका डोमेन तो 0 से 3 है, तो ये -5 तो नहीं लेगा। तो अब ये जो भी वैल्यू लेगा कहाँ से कहाँ तक लेगा? 0 से 3 तक। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा ऐसे फंक्शन देके बताओ भाई f(1) क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड भाई। क्यों? क्योंकि फंक्शन, सॉरी -1 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन के डोमेन में -1 नहीं आता। ठीक है, ऐसे ही अगर वो पूछेगा f(1), हाँ भाई f(1) मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू मैंने 1 लिया ना, वो इस डोमेन में आती है। चलो चेक कर लेते हैं 1 कहाँ आएगा। इसमें देखो 2 से 3 में तो 1 नहीं आता है, 0 से 2 में 1 आता है ना, तो 1 इसमें आता है, तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ठीक है, ऐसे वो तुमसे पूछेगा भाई f(2) बताओ क्या होगा, राइट। तो 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो लेस देन का साइन है ना, इक्वलिटी थोड़ी है, इक्वलिटी यहाँ पे है ना। तो ये हो गया f(2), 2 मतलब यहाँ पड़ा हुआ है, तो 2 कहाँ जाएगा? फिर यहाँ पे 2 - 1 दैट इज 1।
तो फंक्शंस को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। कई बार वो एग्जांपल देके पूछ लेता है इसका डोमेन बताओ, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बेसिकली उसमें ना दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ है एक जी है, एक कुछ डिफाइन किया हुआ उसने, कहता बताओ इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। कह रहा बताओ इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ कि लेट अस सपोज यहाँ पे इक्वालिटी होती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी होती और ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो सिर्फ एक ऐसे डिफाइन कर देने से वो फंक्शन नहीं बनता है, ये सिर्फ नोटेशन है लिखने की, कब, जब वो फंक्शन बन गया। अब एक बात समझो, अगर मैंने 2 किया, जैसे मैंने ये पॉइंट निकाला था 2 मैंने यहाँ रखा, 2 यहाँ पे इक्वालिटी है भाई, तो यहाँ से 2 का आंसर क्या आएगा 4। देख लो मैंने 2 पुट किया, 2 पहले यहाँ चेक होगा, 2 यहाँ पे चेक हुआ भाई, 2 यहाँ पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 थी, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा 4। बट 2 यहाँ पे भी तो है, 2 तो यहाँ पे भी है, और यहाँ से 2 जब चेक हुआ तो यहाँ 2 मिल गया, तो 2 यहाँ पे भी है तो 2 यहाँ जाएगा, तो 2 - 1 1। देखो पॉइंट मैंने सेम लिया है, x की वैल्यू एक ही है 2, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 है, बट आंसर 2 आ गए। ऐसा तो फंक्शन में नहीं होता। क्या हुआ, इस 2 की इमेज यहाँ से 1 आ रही है, इस 2 की इमेज यहाँ से 4 आ रही है, ये तो गड़बड़ होगी ना। क्यों गड़बड़ होगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो बनेगा 2,1 और इसके अकॉर्डिंग बनेगा 2,4, और जब फंक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा फंक्शन को, तो देख लो ये डोमेन का एलिमेंट 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 की इमेज 1 है, यहाँ पे 2 की इमेज 4 है। हमने तो फंक्शन की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट ले लो डोमेन का, उसके पास एक यूनिक इमेज होती है, पर यहाँ से 1 होगी, यहाँ से 4 होगी, तो ये गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि ये यूनिक इमेज तो नहीं है, 2 की यहाँ से 1 बता रहा है, यहाँ से 4 बता रहा है, तो यूनिक इमेज थोड़ी है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, वो ऐसे ही करना है तुम्हें। 2 चीज़ें दे रखी है, एक एफ और एक जी, पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कौन सा फंक्शन और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ ये चेक करना है। और उन क्वेश्चंस में ना खुद से ना डोमेन फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है, बट फिर समझ में आएगा। चलो तो ये हो गया है, किसी को नोट डाउन करने से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं, जो हम कर रहे हैं अपना टॉपिक कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक मैंने जान के यहाँ करवाया है क्योंकि इसका यूज़ यही होता है, ठीक है। हम इनमें से ही एक फंक्शन पढ़ेंगे अभी, और उस फंक्शन की बहुत तकड़ी वैल्यू है, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलो एक फंक्शन पढ़ते हैं, बड़ा ना इंटरेस्टिंग फंक्शन है। तुम लोगों को पता है, एक पर्सन है जो स्पीकर हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और उनका नाम है संदीप महेश्वरी, ठीक है। तो अब जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं उस फंक्शन का नाम है संदीप महेश्वरी। हमने क्या सोचा था कि कोई भी फंक्शन होगा उसको हम कोई नाम दे देंगे जिससे वो हमें जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो जो फंक्शन है मैथमेटिक्स में उसको बोला जाता है मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स में उसका नाम लूँ तो उस फंक्शन का नाम है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। और इसकी ना नोटेशन है, इसकी ना एक फिक्स्ड नोटेशन है कि भाई इसको ना ऐसे ही लिखा जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और वो है ये 2 पैरेलल डंडे से बनाओ, उसके बीच में ना एक्स को डाल दो, ये है उसकी नोटेशन, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि इस फंक्शन का नाम ना क्या है, संदीप माहेश्वरी फंक्शन। चल तो इसको ना दूसरे नाम से लिखते हैं, बड़ा अच्छा बंदा है, उसकी ना वीडियोस देखना, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसके वीडियोस देख के, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च मारना संदीप माहेश्वरीज वीडियो, कोई भी यार रैंडम उठा लेना। आई थिंक बहुत बहुत ब्रिलियंट स्पीकर है और काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छे से लोगों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरा नाम देते हैं। क्या नाम देंगे हम इसको, संदीप माहेश्वरी फंक्शन। क्यों, क्योंकि फंक्शन इतना अच्छा है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाता है, हमेशा पॉजिटिविटी। चल तो पेपर में ना लिखा ना संदीप माहेश्वरी फंक्शन, टीचर भी बोलेगा ये कौन सा फंक्शन आ गया, ठीक है। ये हम अपनी तसल्ली के लिए ताकि हमें जल्दी आ जाए। संदीप माहेश्वरी तो क्या करता है, ये ना बंदा बड़ा अच्छा है, मतलब ये ना उस पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ कि तुम लोग भाई तो सर पब्लिसिटी करने लगे इस बंदे की, पब्लिसिटी नहीं कर रहा। तो क्या करता है बंदा, तुम इससे कुछ भी बातें करो, इसकी ना वीडियोस देखो, ये हर चीज़ में ना पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। मतलब उसमें नेगेटिव बातें भी होंगी ना, ढूंढता ही नहीं, दिखती नहीं है, अंधा है ये, इसको ना सिर्फ एक आंख से दिखता है, वो भी पॉजिटिविटी बातें, ठीक है। तो पॉजिटिविटी से हमारा क्या मतलब है भाई, देखो सिंपल सिंपल सी बात है, जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं अभी मॉडुलस फंक्शन, ये ना ऐसा ही फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, कहता है भाई तुम इसमें ना एक्स को कुछ भी पुट कर दो, एक्स को कुछ भी पुट कर दो, और इसका जो डोमेन होता है ना वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, तुम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो मैं अलग से मेंशन कर रहा हूँ इसका डोमेन,
इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तुम जो मर्जी पुट कर लो इसमें, ये हर चीज़ को ना पॉजिटिव बना देता है, हर चीज़ को, ठीक है। तो क्या करता है ये बेसिकली कि मैंने इसमें कोई भी नंबर पुट किया है, नंबर यहाँ पुट किया जाता है। हम जनरली फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ कुछ करके, तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स होता है, ठीक है। तो इसकी नोटेशन है, इसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब एफ एक्स को कैसे लिख सकता हूँ मैं, मोड एक्स के जैसे। तो ये करता क्या है, कहता है भाई तुम मेरे अंदर ना -1 पुट करो, ये ना आंसर देगा 1। तुम इसमें -5 पुट करो, आंसर देगा 5। तुम इसमें 2 पुट कर दो, 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वापस चला जाएगा, वो 2 ही रहेगा। मैंने इसमें 10 पुट किया, 10 भी पॉजिटिव है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तुम इसमें -100 पुट कर दो, उसका ना माइनस खा जाएगा ये, मतलब ये ना भुक्खड़ है। और भुक्खड़ किस चीज़ के लिए है, माइनस साइन के लिए। तो ये क्या करता है, ये ना माइनस खा जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना वो डायनो होती है, बच्चा खा जाती है, ये ना माइनस खा जाता है लोगों के। क्या करेगा, तुम इसको ना -1000 दे दो, +1000 कर देगा, ठीक है। ऐसे ही है, हर चीज़ को पॉजिटिव बना देता है, हर चीज़ को, ठीक है। हर चीज़ को पॉजिटिव बना देता है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो है 0। 0 तुम पुट करोगे ना, आंसर आएगा 0। क्यों, क्योंकि ये तो माइनस का साइन खाता है ना, 0 के पास तो माइनस का साइन नहीं होता है। तो क्या करता है, ये है भुक्खड़, और क्या खा जाता है ये, माइनस का साइन। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, भुक्खड़ भी, ठीक है। तो ये करता क्या है बेसिकली, देखो ये फंक्शन ना तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, पढ़ चुके हो। देखो ये है, ये देख लो। इसका जब भी तुमने कुछ भी पुट किया था, देखो 1 पुट करने पे 1 दे दिया, क्यों, क्योंकि 1 पॉजिटिव था। 2 पुट करने पे 2 दे दिया, क्यों, क्योंकि 2 ऑलरेडी पॉजिटिव था। -5 था, -5 को वो 5 माइनस खा गया, क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। -7 था ना, उसका माइनस खा गया, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। 0 को 0 छोड़ देगा वो, क्यों छोड़ देगा, क्योंकि 0 के पास माइनस नहीं होता, ठीक है। तो जिसके पास भी माइनस होता है उसका ना वो माइनस खा जाता है, ठीक है। उसको पढ़ा कैसे थे हमने, कैसे पढ़ा था हमने कि फंक्शन को ना ऐसे डिफाइन किया गया है, जब भी नेगेटिव नंबर आएंगे या इक्वलिटी 0 आएगा, वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। ऑब्वियसली यार एक बात देखो, ये तो ना मजाक की बात है कि वो खा जाएगा, भुक्खड़ है, पर मैथमेटिक्स में मजाक नहीं चलता है, वहाँ पे तो लॉजिकल चीज़ें बतानी होती है ना हमें। कोई नंबर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर नेगेटिव है, ऐसे -5 -10, ये पॉजिटिव कैसे बन सकता है, जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। इसी का यूज़ करना है सिर्फ हमें, इसी का एक्स का ही यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि तुम बोलोगे नहीं सर इसमें 6 ऐड कर दो प्लस हो जाएगा, इसमें 11 ऐड कर दो प्लस हो जाएगा, ऐसे नहीं, सेम चीज़, ठीक है, उसी एक्स के बारे में ही बात करना है। तो ये जो नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव कब होगा, जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वही तो कह रहा है वो, कह रहा है जब भी एक्स नेगेटिव होगा उसको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। वही किया मैंने, जब भी एक्स नेगेटिव था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी एक्स नेगेटिव होगा क्या करूंगा, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव हो गया। 7 लिया मैंने, इसका क्या नेगेटिव नहीं है, तो ये 7 वापस आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोल देते हैं। और जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना मैथमेटिक्स का, उसमें ये नोटेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी नोटेशन नहीं होती है, तो वो ना एब्सोल्यूट लिखते हैं वहाँ पे। कैसे लिखते हैं वो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हम मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, सॉफ्टवेयर में ना इसको ऐसे लिखा जाता है, fx इक्वल्स टू ABS एब्सोल्यूट x, मतलब उस जो भी नंबर तुमने पुट किया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो किसके इक्वल होगा ये हमारा, और देखो ये जो इक्वालिटी वाला साइन है ना 0 पे, ये तुम यहाँ लगाओ डजेंट मैटर। क्यों, क्योंकि जब x 0 होगा तो यहाँ पे पुट करोगे -0, वो भी 0। जब इक्वालिटी यहाँ आ गई तो तुमने x को 0 पुट किया तो 0 ही आएगा वापस। तो इक्वालिटी डजेंट मैटर, जहाँ मर्जी लगा दो। तो वहाँ मैंने यहाँ लगाई थी, इस बार मैं नीचे लगा देता हूँ, हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मॉडुलस फंक्शन। क्या कहता है ये, कहता है भाई तुम कुछ भी पुट करो उसको ये ना पॉजिटिव बना देगा। कैसे बना देगा, अगर नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, एग्जाम्पल अगर नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, 1 है, 1 मैंने यहाँ जाएगा, यहाँ तो जा नहीं सकता 1 क्योंकि तो नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव या 0 के लिए, तो 1 यहाँ जाएगा। तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 है, x यहाँ 1 गया, क्या कर रहा है वो, कहता है जैसा आया था वापस भेज दो, है ना। तो x को 1 था, 1 भेज दिया वापस। चलो मैंने इसमें 2 पुट किया, या 3 पुट किया, या 5 पुट किया, 3 पुट कर लेते हैं, 2 तो ऑलरेडी पुट किया हुआ हमने। 3 पुट किया, 3 यहाँ तो नहीं जाएगा, वो यहाँ जाएगा। कैसे कर रहा है वो, कह रहा है जैसा आया था वापस भेज दो, वैसे ही उल्टे पैर उसको भेज दिया भाई वापस, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -100 ले लिया। चलो ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, भुक्कड़ है, इसका माइनस खा जाएगा, तो क्या आंसर आना चाहिए, प्लस का 100। और यहाँ से देखा जाए तो -100 कहाँ लाई करेगा, x की वैल्यू -100 हो गई, यहाँ तो जाएगा नहीं, ये तो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ जाएगा।
तो जैसे x की वैल्यू -100 होगी तो x की जगह पे क्या आएगा -100। तो क्या होगा यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया -100, और उसका क्या पड़ा हुआ माइनस का साइन, इसका क्या पड़ा हुआ है माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो किसी को नोट डाउन करना है इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं अभी। तो ग्राफ देखो बड़ा सिंपल सा यार, तुम लोग ना ग्राफ को समझो। 1 पुट करूंगा तब भी क्या आंसर आएगा -1, सॉरी +1। 1 पुट किया तो 1 आएगा, -1 पुट करूंगा तो फिर से 1 आएगा ना। मतलब क्या हो रहा है, 1 पुट किया तब भी 1 आया, -1 पुट किया तब भी 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तब भी 2 आएगा, -2 पुट करूंगा तब भी 2 आएगा, 3 पुट करूंगा 3 आएगा, -3 पुट करूंगा फिर से 3 आएगा, है ना। तो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा है फिर तो। देखो कैसे, अब मुझे एक बात सोच सोच के बताओ सिंपल सी, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आएगा? कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला, राइट। क्यों? क्योंकि हमेशा तो ये 0 को 0 दे रहा है, बाकी सभी नंबर्स को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो आंसर कभी नेगेटिव आएगा नहीं। और हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अगर आंसर नेगेटिव नहीं आएगा तो उसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे लाई नहीं करेगा, हमेशा कहाँ करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैं बना ही नहीं रहा। ठीक है, मैं बना ही नहीं रहा, मैं छोटा सा बना के छोड़ देता हूँ, ये मैं बनाऊंगा ही नहीं नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव आंसर आना ही है कभी भी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। देखो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4, क्या कर रहा है वो, कह रहा है तुम -1 पुट करो या +1 पुट करो, हर बार आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 पे क्या आंसर आएगा 1, और -1 पे क्या आंसर आएगा 1, है ना। चलो उसके बाद मैंने 2 पुट किया तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा, -2 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा। इनको ज्वाइन कर दो, देखो ग्राफ ऐसा बनता है इसका, ऐसा विक्ट्री, है ना, वी शेप नहीं होता है वी, ये वो है। ठीक है, तो किसका ग्राफ है ये, मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, किसका ग्राफ है ये, मॉडुलस फंक्शन का। कहता है ये इकलौता ऐसा फंक्शन है, तुम कुछ भी पुट कर दो ना वो उसको पॉजिटिव कर देगा, 0 कर देगा। कब? जब वो ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में हम और भी फंक्शंस पढ़ेंगे जो हर चीज़ को ना पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना क्या किया था इसने 0 को 0 कर दिया, बाकी सबको पॉजिटिव कर दिया। जब हम कुछ और आगे से पढ़ लेंगे, कुछ आगे मतलब लास्ट के चैप्टर्स में जाएंगे तो वहाँ पे ना 1-2 फंक्शन और पढ़ेंगे हम, वो 0 को भी पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, वो 0 को भी पॉजिटिव बना देगा। इसने तो 0 को 0 दिया था ना, बाकी उसके बाद सारे पॉजिटिव, वो हर नंबर को पॉजिटिव बना देता है, कुछ भी पुट कर दो। मतलब वो तो बहुत ज़्यादा तकड़े वाला, मतलब बहुत तकड़ा पॉजिटिव बंदा है वो तो, उसमें तुम जो मर्जी पुट कर दो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। नेगेटिव पुट करोगे तब भी पॉजिटिव, 0 पुट करोगे तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पुट करोगे तब भी पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसे ग्राफ हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन का। तो ये पॉइंट मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि जब हम फिगर को ऐसे प्लॉट करेंगे तो हम दिखाएंगे नहीं कि हमने कोई चालाकी खेली है, हम कुछ नहीं दिखाएंगे ऐसा। ठीक है भाई, हमें आता है, समझाने के लिए हमने पॉइंट लिए थे। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ होता है, मॉडुलस फंक्शन का। इसको और अच्छे से देख सकते हैं हम कि ये कैसा बन रहा है हमारा, कि सपोज करो जैसे मार्कर कैल्प लेते हैं, बहुत सारे मार्कर है हमारे पास। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारी ना वाई एक्सिस है और ये ना एक्स एक्सिस है ऐसे। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई ऐसे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो ये कैसा बनेगा ग्राफ, वी शेप का ना, ऐसे, मतलब ऐसा दिखेगा ना दूर से। ठीक है, तो क्या होगा ये ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो ब्लू और जो ये रेड दिख रहा है ना, ये दोनों ऐसे बनेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे ना ओरिजिन को टच करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिन को टच करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 0 पे वो 0 दे रहा था, तो एक पॉइंट ओरिजिन पे 0 0 भी आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए चलो इसको एक बार जाके सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं। तो यहाँ इंसर्ट कर देते हैं हमारा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x। ठीक है, देखो ये आ गया मेरा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x। तो इस सॉफ्टवेयर में मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर में जनरली क्या होता है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है हमारा, abs करके, abs ऑफ x। देखो ये आगे उसकी सिंटेक्स आ गया है यहाँ पर, abs ऑफ x। बट ये सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस्ड है, इसमें हम सारी की सारी ऑलमोस्ट जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ही वो नोटेशन डाल दी, तो उसका ग्राफ ऐसे बन के आ गया। तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है हमारा, मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, देखो वी शेप आ गया हमारा। तो क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आना था, 1 आना था, पॉइंट बनेगा ये वाला। और जैसे मैं यहाँ पे -1 लूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। तो कौन सा पॉइंट बनेगा, ये। ठीक है, तो अगर तुम्हें ग्रिड्स देखो, जो ये लाइन्स ऐसे बनी हुई है, देखो ये लाइन और ये।
ठीक है, क्या हो रहा है कि 1 की जो इमेज आ रही है वो भी 1 आ रही है, इधर से -1 की आ रही है वो भी 1 आ रही है, और ये दोनों देखो बिल्कुल सेम लाइन पे लाई करती हैं। ऐसे अगर मैं इन ग्रिड्स को देखूं, ये 2 पे जाऊं मैं तो ये क्या देगा आंसर 2 देगा, और ऐसे ही बिल्कुल पैरेलल गया मैं एक्स एक्सिस के यहाँ पे, ये किसकी इमेज है, फिर से 2 है, किसकी है ये -2 की। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है हमारा किसका, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली थोड़ा और अगर हमें देखना है अच्छे से तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट अगर मैं इस पे लेके दिखाऊं तुम लोगों को, तो मैंने लेट सपोज मैंने एक पॉइंट लिया इस फंक्शन के ऊपर, ये मैंने पॉइंट ले लिया, देखो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ए इज ऑन फंक्शन एफ, एफ क्या है और मेरा मोड एक्स, और इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज शो कर देते हैं, कौन सी वैल्यूज लेगा ये, चलो देखो अब -6 पे 6 दे रहा है वो। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, जैसे जैसे इसको मैं रोटेट करता जा रहा हूँ ना, मूव करता जा रहा हूँ, ये पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कोई पॉइंट है -4 पॉइंट समथिंग, थोड़ा और बेटर के लिए मैं 5 दिखा देता हूँ, देखो 5 आ गया बीच में। अब देखो ये पॉइंट है -4.86 4.86, तुम कोई भी पॉइंट पुट करो इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे -4.86 था, आंसर क्या आना चाहिए था +4.86, वो आ गया। जैसे जैसे ये पॉइंट मैं इस ग्राफ के ऊपर मूव करवा रहा हूँ, देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बट उसी का जो आंसर आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट वो कैसा आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो जिस भी पॉइंट पे मैं इसको लेके जाऊंगा क्या होगा, उसका माइनस हट जाएगा, यहाँ से जो भी बचेगा वो क्या होगा, आंसर। किसका ग्राफ है ये, हमारे मॉडुलस फंक्शन का। और देखो अगर इसको मैं 0 पे लेके जाऊंगा तो देखो 0 पे 0 दे दिया उसने, 0 पे क्या दे दिया उसने, हमें 0 दे दिया है ना, देखो 0 पे क्या दे रहा है वो, हमें 0 दे रहा है। और इसको मैंने आगे रोटेट करवाया ऐसे, देखो अब देखना मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ, आंसर भी सेम आ रहा है मेरा, है ना, देखो 2.53 2.53, कैसे भी इसको रोटेट कराओ मैं 3 into 3, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं कोई भी अगर पॉइंट लूंगा मेरा पॉजिटिव साइड में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसका आंसर वही आएगा। और ऐसा हमने पहले पढ़ा है आइडेंटिटी फंक्शन में, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा ही होता है ना, जो पॉइंट पुट करते हैं वही आंसर आता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए क्या बन जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन, और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाता है, बस वो उसका साइन प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो तुम कोई भी पॉइंट ले लो पॉजिटिव साइड में वही आंसर आएगा सेम। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अगर इसको 3D में देखना चाहें तो हम इसको 3D में भी देख सकते हैं, 3D में ये कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, देखो 3D में कैसा दिखने वाला है, ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर मॉडुलस फंक्शन, देखो। ठीक है, देखो ये ग्राफ बनेगा मेरा मॉडुलस फंक्शन का। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट ए है मेरा, देखो उधर भी मूव करेगा, अभी इसको जिसके इधर लेकर आऊंगा मैं, ये देखो वो आ गया पॉइंट उस पे भी ए, है ना। तो ये जो भी मैं इसमें पुट करूंगा आंसर, अगर नेगेटिव नंबर पुट किया है, कोई भी नंबर पुट कर रहा हूं नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, 0 पे 0, 0 पे देगा 0, और पॉजिटिव पे क्या देगा वो, वही पॉजिटिव नंबर। तो ये ग्राफ है हमारा मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, चलो तो चलो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अब जो फंक्शन हम करने वाले हैं ना, बड़ा सिंपल सिंपल से फंक्शन है। ठीक है, तो 5th फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, और इस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है मैं सारे के सारे 6 फंक्शंस पढ़ने हमने 6 के 6 मैं एक लेक्चर में करवा दूं, ऐसा भी पॉसिबल है, और इनमें से कोई एक ना भी करवाऊंगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। बट बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ कि इन चीज़ों का तुम्हें पता हो। ठीक है, जब तक भी मैथ्स पढ़ना है तब तक तो अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें तुम्हें पता होगी ना, तो फिर 12th में जाके ना प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। कुछ क्या करते हैं, मेरे पास ना हर साल बच्चे आते हैं 12th में चेंज करके कहीं से, कुछ चीज़ें ना उन्हें वहाँ पढ़ाई नहीं जाती, क्यों, क्योंकि वो पेपर में नहीं आती इसलिए। पर उसका ये थोड़ी है कि वो पेपर में नहीं आएगी तो पढ़ाई ही नहीं जाएगी, पेपर में ना आई उसके बाद कॉलेज में काम आएगी, फिर नहीं परेशान हो जाओगे। और सीबीएसई का ना लास्ट ईयर एक ना नोटिस आया था, उसमें ना ये लिखा हुआ था कि जो सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ना, वो जरूरी नहीं है आपकी एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में नहीं पूछेगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ था। उसने बोला था जो भी सिलेबस है उसमें हम उसके बारे में हम पूछेंगे। ये फंक्शंस में आता है ना, 12th क्लास में भी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो वहाँ इसके बारे में पूछ सकता है वो, फिर क्या बोलेंगे वो टीचर्स, हमने तो करवाया था नहीं, राइट। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमने कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में वीडियो खत्म करने की, जल्दबाजी वाला काम नहीं करना है, जितना करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो तो ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, इसको ना सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसकी ना शॉर्ट फॉर्म भी है, शॉर्ट फॉर्म में ना इसको बोलते हैं साइन फंक्शन। साइन होता है ना, साइन, किसका साइन प्लस का है किसका माइनस का, वो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है साइन फंक्शन। ठीक है, पर इसको लिखते नहीं हम साइन फंक्शन, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ना साइन फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइन फंक्शन, कहता है तुम इसमें कुछ भी पुट करो ना,
इसको उसके साइन से मतलब, उस नंबर के साइन से। जैसे मैंने 5 पुट किया, 5 का साइन कैसा है, प्लस, तो ये क्या आंसर देगा, +1। ठीक है। अगर मैंने उसमें -5 पुट किया, उसका साइन कैसा है, माइनस का ना, तो ये -1 आंसर देगा। 0 पुट करूंगा तो 0 देगा। मतलब तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर दो, इसका आंसर कैसा आएगा, हमेशा +1। कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर दो, इसका आंसर क्या आएगा, -1। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। इसका डोमेन देखो, पूरा सारा का सारा रियल नंबर्स, कोडोमेन भी सारा का सारा रियल नंबर्स। ठीक है। द फंक्शन f from R to R defined as fx equals to बड़ा अच्छा फंक्शन है, इसको सिर्फ साइन से मतलब है। कहता तुमने कोई भी नेगेटिव नंबर पुट किया, ये क्या है, x<0, कोई भी नेगेटिव नंबर पुट किया, साइन क्या देगा ये, -1। तो साइन क्या देगा ये, -1। तुम कोई भी नंबर 0 पुट करोगे, मतलब 0 पुट करोगे तो क्या आंसर देगा, 0। और कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो क्या आंसर देगा, +1। दैट्स इट। ठीक है। तो ऐसे ही इसको डिफाइन किया जाता है। ये मैंने यहाँ स्पेशली अलग से लिख दिया है कि फंक्शन फ्रॉम R to R, हो सकता है वो ऐसे ना लिखें। ठीक है। तुम्हें ऐसे दे देगा कि ये फंक्शन है, ऊपर देगा ही नहीं, ये फंक्शन है, बताओ फंक्शन का डोमेन क्या है। यहाँ से पता चलेगा डोमेन, ये नेगेटिव नंबर्स, 0 भी आ गया, पॉजिटिव नंबर, तो डोमेन क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बट इसकी रेंज क्या बनेगी, ये सोचने वाली बात है, इसकी रेंज क्या बनेगी। अच्छा देखो, ये प्लस लगाने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई नंबर पे साइन नहीं होता हमें पता होता है प्लस का साइन है। तो ये डोमेन हो गया। रेंज क्या बनेगी फिर इसकी, इसके तो हमेशा 3 ही आंसर आएंगे ना, एक -1, एक 0, एक 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, क्या आएगी इसकी रेंज, -1, 0 और 1। 3 ही नंबर आने हैं। क्यों, क्योंकि या तो वो +1 देगा, या वो -1 देगा, या वो 0 देगा। तो इसकी रेंज कैसी होगी, ये बनेगी। ठीक है। इसे ग्राफ भी बड़ा सिंपल सा है। कैसा ग्राफ है इसका, अच्छा देखो, इसके आंसर में नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, तो मतलब मैं नेगेटिव वाई एक्सिस बनाऊंगा इस बार। चलो, ठीक है। तो दिस इज, लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, this is 1, this is 2, this is -1, -2। ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, वो कह रहा है जब भी नेगेटिव नंबर तुम पुट करोगे ना, आंसर हमेशा क्या आएगा, -1। तो तुम कुछ भी नेगेटिव पुट कर दो, कैसा बिहेव करेगा वो, -1 के जैसा। तो मैंने -1 पुट किया है इसमें, -1 का साइन कैसा होगा, -1। तो -1 पे वो क्या देगा मेरा, यहाँ पे -1। -0.5 पुट करूंगा तब भी -1। ठीक है। इसके इक्वल ये हो गया -1। कोई भी नंबर पुट करूंगा हमेशा साइन कैसा देगा वो, -1, ऐसा है ना। कोई भी नंबर पुट करूंगा हमेशा क्या रहने वाला आंसर, -1 ही रहने वाला ना हमेशा। तो मैं कुछ भी पुट करूंगा तो हमेशा क्या रहने वाला है वो, -1, ऐसे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरफ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है। अब देखो, ये कब तक है, जब तक वो नेगेटिव नंबर है ना, तब तक। इस एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो ये -1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 0। ठीक है। और अब कंफ्यूजन ना हो किसी के माइंड में कि यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे भी तुमने डार्क करके दिखा दिया है ना, मतलब पॉइंट यहाँ से भी पता लग रहा है कि ये रेंज में आएगा, और यहाँ से भी पता लग रहा है। तो जो जहाँ पे ऐसी कन्फ्यूजन होती है ना, उसको हम ना ऐसे कर देते हैं, एक सर्कल बना के ऐसे ओपन सर्कल छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एक्सिस पे पॉइंट है ना, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही वो पॉजिटिव होगा तो कैसा देगा, हमेशा 1 देगा। तो कुछ भी पुट करूंगा मैं हमेशा क्या देगा, वो 1 देगा। ऐसे चलता जाएगा ना ये 1, ऐसे। और फिर से वही कि ये इधर भी है, इधर भी है, तो इस पॉइंट पे आएगा नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ओपन सर्कल छोड़ देंगे, तो ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो पॉइंट्स में हटा देता हूँ, यहाँ से पॉइंट्स में हटा दिए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। ये 1 है मेरा। तो क्या कर रहा है वो, कहता 0 पे 0 देगा। जैसे ही x नेगेटिव होने लगा, आंसर हमेशा -1 आएगा। जैसे ही x पॉजिटिव होने लगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा +1 आएगा। तो इसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। ठीक है। चलो, तो काफ़ी ईजी है आई थिंक। अगर इसको सॉफ्टवेयर में देखना चाहते हो तो हम सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक फंक्शन और करते हैं। सिग्नम फंक्शन हो गया, एक लास्ट फंक्शन है, उससे करते हैं। किसी को नोट डाउन करना है तो इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार फटाफट ना हम अपना साइन फंक्शन बना के देख लेते हैं।
तो साइन फंक्शन को हम लिख देते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू, साइन फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है एस जी एन ऑफ एक्स। ठीक है, देखो ये आ गया मेरा साइन फंक्शन। जब भी मैं एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, जब भी मैं नेगेटिव साइड में रहूंगा तो हमेशा आंसर क्या देगा, वो -1, जीरो पे जीरो देगा। और जैसे ही मैं राइट साइड में आऊंगा एक्स एक्सिस के, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है, तो फंक्शन कैसा बिहेव करता है, 1 के जैसा। तो क्या हो रहा है कि जब भी नेगेटिव साइड में आऊंगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन बनेगा मेरा -1, जीरो के लेफ्ट साइड में किया तो -1, राइट साइड में किया तो +1। मतलब राइट साइड में एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, लेफ्ट साइड में भी कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, और जीरो पे क्या देगा, मेरे को 0 देगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, मेरा साइन फंक्शन का। और इस पर अगर मैं एक पॉइंट लेके दिखाऊं तो इस पॉइंट को अगर मैं रोटेट भी करवाऊं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड लेट अस से मैं उसकी नेम एंड वैल्यू कर देता हूँ, उसका कलर भी लेट अस सपोज इस बार मैं ब्लैक कर देता हूँ। चलो अब देखना, ये पॉइंट जैसे जैसे इसमें मूव करेगा ना, धीरे धीरे ये जो है ये हमेशा सेम रह रहा है, -1। ये चेंज होता जा रहा है, हर एक देखो हर एक नंबर नेगेटिव नंबर है। इसमें से जितने भी मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ उन सभी में जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है नेगेटिव, बट ये -1 हमेशा फिक्स हो गया, है ना। और जैसे ही ये पॉइंट धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है, ऐसे ये हमेशा फिर भी -1 रहेगा। और जीरो से जस्ट पहले जो यहाँ पे नंबर होगा तब भी कितना देगा मेरे को, -1। और जीरो के राइट में जाते ही कैसा हो जाएगा ये मेरा +1। ठीक है, देखो इस ए पॉइंट को मैंने कहा लिया था इस फंक्शन एफ पे, एफ क्या है मेरा साइन एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को ना इस पे मूव करवा के दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, देखो अब ये ऑटोमेटिकली मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, ऑटोमेटिकली देखो अपने रन हो रहा है ये इस स्पीड से। तो अब देखो जैसे जैसे पॉइंट जीरो की तरफ जाता जा रहा है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, जैसे जैसे जीरो की तरफ जा रहा है ना ये पॉइंट, ये हमेशा -1 है, और उसके बाद ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा +1 बन जाएगा, और ये नंबर कैसा हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो हो गया मेरा। अब देखो पॉजिटिव साइड में इसका साइन कैसा है, +1, प्लस का है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं हम साइन फंक्शन। ठीक है, तो इसको ऐसे देखा जाता है साइन फंक्शन को। ठीक है, अगर 3D में भी देखना है तो हम 3D में देख सकते हैं। सो दिस इज आवर साइन फंक्शन। ठीक है, अच्छा देखो ये नंबर यहाँ रोटेट कर रहा है, ए यहाँ पे मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साइन फंक्शन। तो चलिए लास्ट फंक्शन पढ़ते हैं हम, और फंक्शन का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, पता क्या नाम है, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर 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 फंक्शन। ठीक है, आटे वाला फ्लोर नहीं, फ्लोर नीचे फर्श। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम है फ्लोर फंक्शन, या इसको मैथमेटिक्स में एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है जो काफ़ी फेमस है, वो नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये इसका पहला नाम है जिसको मोस्टली इस नाम से देखा जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से, बट इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। ठीक है, फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे, बट ये मोस्टली है जो वाइडली यूज ये नाम होता है, बट ऐसा नहीं कि फ्लोर, यहाँ पे फ्लोर हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये नाम है। ठीक है, जैसे संदीप माहेश्वरी हमने अपनी तरफ से बनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, फ्लोर फंक्शन इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ दूसरे नाम से, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, चलो तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, फ्लोर फंक्शन। क्यों बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, अभी देख लेते हैं। ये ना बड़ा अच्छा सा फंक्शन है, क्या करता है बेसिकली, ये कहता है तुम इसमें कुछ भी नंबर पुट करो, कुछ भी नंबर पुट करो। जैसे सपोज करो मैंने पुट किया 1.1। ठीक है, कहता है इसका आंसर ना क्या आएगा, इसका आंसर वो नंबर आएगा, इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो जब भी इसको देखा जाएगा ना, इसको ऐसे देखा जाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर x लिख देंगे हम। इसका मतलब क्या होगा, ये नोटेशन है, पर्टिकुलर फिक्स नोटेशन है ये इसकी, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नोटेशन क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू क्या होगी, कोई भी रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो कहता है जब भी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे लिखूंगा ना, देखो इसकी एज पर्टिकुलर मैं अभी डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस से थोड़ा सा बाहर का है, बट इसको ना हम इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, अगर इसको हम डिफाइन करने जाएंगे तो थोड़ा सा हमारे सिलेबस से बाहर हो जाता है, ऐसे ब्रांच में डिफाइन किया जाता है इसको, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं, देखा था ना ब्रांच फंक्शन ऐसे, बट वो हमारे सिलेबस से बाहर निकल जाता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको ना इंग्लिश में लिखेंगे, प्लेन इंग्लिश में, किसका मतलब क्या होगा। तो कहता है तुम्हें करना क्या है, बेसिकली क्या करो, अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना है ना, चलो इसको ना डिफाइन कर ही लेते हैं अच्छे से। The function fx is defined as f from R to R
एज एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और इसका मतलब क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? यहाँ पे कहता है तुम्हें करना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे तुम क्या करो, इसको ना मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ना अभी ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। एफ एक्स एफ फ्रॉम आर टू आर एज एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। करना क्या है देखो, 1.1 का मुझे क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तुम क्या करो, 1.1 के ना लेफ्ट में सबसे बड़ा नंबर ढूंढो कौन सा है। ये मैंने एक रियल लाइन बना दी, ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमें करना क्या है, तुम्हें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका? 1.1 का। बोलते भी ऐसे ही है इसको, इंग्लिश में बोलते भी ऐसे ही है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, मतलब ये करना है मुझे। तुम क्या करो, रियल लाइन पे ना, इस रियल लाइन पे 1.1 ढूंढो कहाँ है। देखो 1.1 कहीं 1 के बाद ही आएगा, यहाँ से पे क्या आएगा 1.1। तुम क्या करो, ऐसे है ना, हम ऐसे बैठे ना, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो 1.1 के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढो कौन सा है। 1.1 के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर ये 1.1 है। 1.1 के लेफ्ट में मतलब इधर सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 1 है ना, तो इसका आंसर आएगा 1। सिंपल। अगर मुझे पता करना है 0.2 ये हमारा लेफ्ट है ना, 0.2 ढूंढो कहाँ है? ये रहा 0.2। इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 1 है, 0 है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने ले लिया 3.9 ढूंढो कहाँ आएगा? 3.9 यहाँ कहीं आएगा। इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, ठीक है। चलो नेगेटिव पे देखते हैं इसको। नेगेटिव मैंने पुट किया -1.1, ठीक है। अब ढूंढो -1.1 कहाँ आएगा? -1.1 ये -1 है, तो -1.1 इस बार लेफ्ट में आएगा इसके, दैट इज -1.1। -1.1 के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -2, तो क्या आंसर आएगा इसका? -2। देख लो फर्क हो गया, ये +1.1 का 1 आया था, -1.1 का -2 आएगा। मतलब ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें ये आगे आगे वाला लेना है, कुछ के माइंड में पता क्या आएगा, ये 1.1 है यहाँ पे, इसका आंसर 1 आ गया। ये 0.2 है तो 0 आ गया। ये 3.9 था तो 3 आ गया। ये -1.1 है तो -1 आ जाएगा। ऐसा नहीं, लेफ्ट में देखना है सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना फिर कि मुझे जब तक ऐसे देखते जाना है, तो अगर मैंने लिया लेट अस सपोज -2.5, तो -2.5 यहाँ आएगा, है ना, -2.5। इसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -3, तो क्या आंसर आएगा इसका? -3। अब अगर मैं इसी में ना इंटीजर पुट करूँ, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 0 -1 -2 ऐसे, सपोज मैंने पुट किया इसमें 5, ठीक है, तो 5 का आंसर 5 ही आएगा। अगर तुमने इंटीजर पुट किया है ना, तो वही आंसर वापस आएगा। जैसे सपोज अगर मैंने 1 पुट किया ना, तो आंसर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में नहीं देखूंगा फिर मैं, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है ना, हमें इंटीजर ढूंढने ना, ये इंटीजर नहीं थे ना, इसीलिए। तो 5 का क्या आएगा? 5 आएगा, 1 का 1 आएगा, 10 का क्या आएगा? 10 आएगा, 100 का क्या आएगा? 100 आएगा, -1000 का -1000 आएगा, 0 का 0 आएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने जैसे जब भी ऐसे लिखा जाएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाएगा, हमें क्या निकालना है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स। देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? 1.1। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.1 से छोटा होगा या इक्वल होगा, कौन होगा? 1.1 तो इंटीजर नहीं होता है, तो उससे छोटा कौन होगा? फिर 1 होगा, ठीक है। तो इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, उसके अलावा कोई भी नंबर होगा, उसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 0.1 का आंसर क्या आएगा? 0। तो 0.1 का आंसर क्या आएगा? 0। 0.2 का 0, 0.3 का 0, 0.9 का भी 0। मतलब जब तक मैं 0 से लेके 1 से पहले पहले देखो, क्योंकि 1 पे तो 1 दे देगा वो, 1 पे तो क्या दे देगा? 1 दे देगा। बट जब भी मैं 1 से पहले पहले हूँ, 0 या 0 से बड़ा है, 0 का आंसर भी 0 आएगा, 0.1 का भी 0 आएगा, 0.00000 बहुत बार, बहुत बार लास्ट में 1 लगा दिया, क्या आएगा? फिर से 0 आएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में 0 है।
तो 0 से लेके 1 से जस्ट पहले तक हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 से लेके 1 तक, 1 के जस्ट पहले तक आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर मैं इसको इंटरवल के टर्म्स में देखूँ तो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर मैंने 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर पुट किया, ऐसे ओपन इंटरवल इसमें 1 नहीं आ रहा, तो हमेशा आंसर क्या देगा, वो 0। ऐसे ही अगर मैं 1 से लेके 2 तक पुट करूँ, 2 पे ओपन है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा मेरा, अगर वो 1 देगा, है ना। इक्वल टू मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके रेंज में क्या आंसर आएगा, हमेशा 1 आएगा। 2 से ओपन 3 तक क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं नेगेटिव साइड में जाऊँगा तो -1 से 0 तक आंसर क्या आएगा, -1। देख लो, -1 से 0 तुम कोई भी पॉइंट ले लोगे, उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, -1। ऐसे ही अगर मैं -2 से -1 तक लूँगा तो -2। तो मतलब ना फिक्स हो रहा है, एक छोटे छोटे इंटरवल में ना सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी ना ऐसे ही बनता है फिर, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, देखो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है इसका, ध्यान से देखना। घर में सीढ़ियाँ हैं, घर में छत तो होगी, सीढ़ियाँ है ना घर में, चलो सीढ़ियाँ यहाँ बनाते हैं। मैथमेटिक्स में स्टेयर्स कैसे बनती हैं, चलो देखते हैं। क्या कह रहा है वो, कह रहा है जब तक 0 से 1 के बीच में मैं लूंगा, क्या आंसर आएगा, हमेशा 0। तो इसको ना दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। जब तक मैं 0 से 1 तक पॉइंट पुट करूंगा, 1 से जस्ट पहले तक 0 या 0 से बड़ा, पर कहाँ तक, 1 तक। मतलब जब तक मैं ये पॉइंट्स पुट करूंगा, ये वाले 0 0 0 0 वाले, ये वाले 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, कब तक, 1 से जस्ट पहले तक, हमेशा क्या आंसर आएगा, 0। देख लो, 0 से बड़े या 0 भी पुट करूंगा, कहाँ तक, 1 से जस्ट पहले तक, हमेशा आंसर क्या आने वाला है, इस रेंज में क्या आंसर आएगा, 0। इस वाली में क्या आएगा, हमेशा ये 2 से पहले है जस्ट 1 आएगा, इस वाली में क्या आएगा, 2 आएगा, इस वाली में क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे अगर मैं इधर बात करूँ, -1 से 0 तक क्या आएगा, -1, -2 से -1 ओपन तक क्या आएगा, -2, ठीक है। और ऐसे ही आगे क्या आएगा, -3 -4। तो जब तक 0 से 1 तक है, 0 से लेके 1 से जस्ट पहले तक, मतलब 0 से लेके 1 से जस्ट पहले तक, तो आंसर क्या आ रहा है, हमेशा 0 आ रहा है। मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है ना, y की वैल्यू 0 का मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक, 1 पे क्या आएगा, ओपन आएगा, क्योंकि 1 पे तो 1 आंसर आता है, 1 पे तो वो यहाँ चला जाएगा, है ना। तो 1 पे क्या आएगा, ऐसे ओपन, और उससे पहले ऐसे, ठीक है। चलो 1 से 2 तक अगर मैं बात करूँ, 1 ओपन, 1 पे क्लोज्ड है, 2 पे ओपन है, तो 1 से लेके 2 तक हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसे ही मैं 1 से आगे चलूंगा, 1 या 1 से आगे चलूंगा, हमेशा आंसर कैसा आता जाएगा, 1 आएगा। कब तक आएगा, जब तक मेरा 2 नहीं पहुंच जाता, और 2 पे क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं ओपन दिखा दूंगा, तो 2 पे क्या आंसर आ रहा था, 2। कब तक आएगा ये आंसर, जब तक मैं 3 पे नहीं पहुंच जाता, 3 पे ओपन आ गया। जैसे मैं 3 पे पहुंच गया, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। और उसके बाद कब तक, जब तक मैं 4 पे नहीं पहुंच जाता। ऐसे अगर मैं नेगेटिव साइड में बात करूँ, तो जब वो -1 से 0 के बीच में होगा, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, -1। तो -1 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो जब तक मैं -1 से 0 के बीच के पॉइंट्स पुट करूँगा, आंसर क्या आएगा, हमेशा -1। तो क्या आंसर आएगा हमेशा मेरा, -1। यहाँ पे मैंने ओपन दिखाया है, क्यों, क्योंकि ये क्या, कौन सा पॉइंट है मेरा, 0। तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए था, 0। तो इसलिए यहाँ पे 0 पे क्या है मेरा, डार्क है। उसके बाद जब भी वो -1 से -2 में होगा, x की वैल्यूज़, जब भी वो -1 से -2 में होगा x की वैल्यूज़, तो क्या आंसर आने वाला है, हमेशा -2। तो -2 ये रहा फिर मेरा, तो मतलब वो यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, ऐसे -2 तक। जैसे ही मैं -2 से -3 के बीच में आऊँगा, तो क्या आंसर आ रहा था, हमेशा -3 आ रहा था। देख लो, मैंने एक पॉइंट भी लिया था, -2.5, क्या आंसर आया, -3। तो जब भी मैं -2 से 3 तक जाऊँगा, -2 पे क्या होगा मेरा, ओपन है, क्योंकि -2 तो यहाँ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। तो क्या आंसर आ रहा है मेरा, -3। मतलब -3 पे मैं क्या कर दूंगा, ऐसे ओपन, और ये क्लोज्ड। सीढ़ियाँ बन गई, देख लो, टिक टिक टिक, है ना, देखो, टिक 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 टिक, क्या बन गई, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स बन गई ना। तो कुछ लोग इसको ना स्टेयर केस फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। क्यों, कि इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो स्टेयर्स में बनता है। और अपने एकेडमी पे ना ये लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। अपने एकेडमी पे हमने ये भी लगा रखा है, मॉडुलस फंक्शन भी लगा रखा है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, स्टेयर केस फंक्शन। पर इसको जो मोस्टली इसका जो नाम लिया जाता है, वो क्या है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शंस थे, उनके ग्राफ थे जो हमें चाहिए थे। इसको एक बार हम
अपने सॉफ्टवेयर में भी देख लेते हैं कि दिखता कैसा है, उसके बाद हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर को। चलो सॉफ्टवेयर में चलते हैं। पढ़ते हैं आज के लेक्चर का लास्ट फंक्शन हमारा कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं यहाँ शॉर्टकट से इनपुट कर लेता हूँ। तो क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, हमारा फ्लोर फंक्शन भी होता है, तो दिस इज आवर फ्लोर फंक्शन। ठीक है, देखो पीछे ग्राफ बन गया है उसका। सो दिस इज आवर फ्लोर फंक्शन, ये इसका क्या है, हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो आई कैन इजिली चेंज इट टू सम अदर कलर, जैसे ग्रीन हो गया। ठीक है, अब देखो क्लियरली विजिबल है। अगर if I wish to change it to some other color then I can go for black as well। ठीक है, देखो तो क्या हो रहा है कि जब भी पॉइंट 0 से लेकर 1 से जस्ट पहले तक लाई कर रहा है, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आना है। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, 0.4 लूंगा, 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे पहले या इसके इक्वल सबसे बड़ा इंटीजर कौन होना है, 0 होना है ना, ये 0 नंबर है, तो इस 0.4 पे क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे 0.5 पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब तुम कोई भी नंबर ले लो, सबका आंसर क्या आएगा मेरा यहाँ पे, 0। कहाँ से कहाँ तक, इस 0 से लेके 1 से जस्ट पहले तक। ठीक है, ऐसे ही फिर मैं उसके बाद अगर 1 से स्टार्ट करूंगा और 2 तक जाऊंगा तो 1 पे क्या देगा, वो मुझे 1 देगा, और 1.5 पे भी 1 देगा। ऐसे तो फिर 1.2, 1.3, 1.4 इन सब पे क्या देगा मुझे, वो 1 देगा। देखो ये 1 है तो क्या देगा, हर पॉइंट पे 1 देगा मुझे। क्यों? क्योंकि 2 से जस्ट पहले 1 या 1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करूंगा मैं, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। ऐसे 2 से 3 के लिए होगा, 3 से 4 के लिए होगा, ऐसे नेगेटिव साइड में भी होगा। देखो अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे -3 भी ले लिया, -0.3 दिया, तो -0.3 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर -1 है, तो आंसर क्या आना चाहिए था, -0.3 पे -1। देखो -1 आ रहा है, तो एक किसका ग्राफ बनता है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, और फिर से अगर हम वही अपना काम करें, एक पॉइंट लेके उसको दिखाऊं मैं वो कैसे मूव कर रहा है, तो आई कैन टेक अ पॉइंट हियर। मैंने पॉइंट ले लिया ए, कहाँ पर, एफ के ऊपर। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं नेम एंड वैल्यू दे देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, लेट अस सपोज दिस, लेट इट बी रेड, काफी इजीली दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो तो इस पॉइंट को अगर यहाँ पे देखो मैं मूव करवा रहा हूँ, ये हमेशा इस कर्व के ऊपर ही लाई करेगा जहाँ पे डार्क है। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है हमारा वो स्टेयर केस बन रहा है। देखो स्टेयर्स बन रही है हमारी सारी की सारी, है ना, जहाँ पे भी जा रहा है वो क्या बन रही है, हमारी स्टेयर्स बन रही है। यहाँ पे पॉइंट जब भी मूव करेगा तो स्टेयर पे ही मूव करेगा, जैसे हम स्टेयर्स पे चलते हैं ऐसे, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्टेयर केस फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको अगर 3D में देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सी 3D में देखा जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज 3D, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, और ये जेड हो गई, ये वाली। ठीक है, सो देखो ऐसा दिख रहा है अभी 3D में स्टेयर्स जैसा, है ना। तो ये पॉइंट देखो इस पे भी रोटेट करेगा तो उस पे भी रोटेट करेगा विद द सेम वैल्यूज। तो ये हमारा ग्राफ है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो आई होप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको काफी अच्छे से ग्राफ समझ में आए होंगे। तो ये हमारा लास्ट ग्राफ है इस चैप्टर का, और चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क मी, सेंड मी अ मैसेज ऑन द एप्लीकेशन, और यू कैन कॉल मी। अपना होमवर्क करो, हर क्वेश्चन सॉल्व आउट करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, फिर हम इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है।